हे गाइस व्हाट्सअप आई एम शालिनी वेलकम टू बंसल ट्यूटोरियल। सो गाइस यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आपका द मुगल एम्पायर। ये चैप्टर 4 है और ये थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का। आप जैसे देख पा रहे हो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आई होप आपने वो दोनों लेक्चर्स देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो आप पहले वो देख लेना। और चैप्टर आपका जो 1, 2 और 3 है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस क्लास 7 एनसीईआरटी को। और क्लास 6 की एनसीईआरटी जो आपकी एंशियंट हिस्ट्री के बारे में है, हम उसके बारे में भी ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो आपको सारी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिल जाएगी। और आप डायरेक्ट बंसल ट्यूटोरियल्स के चैनल पे जाके भी वो सारे ये लिस्ट को विजिट कर सकते हो। और आप सभी बंसल ट्यूटोरियल्स का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको पीडीएफ वगैरह क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो पहली बार आ रहे हैं इस चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके लिंक ले सकते हैं। अगर आप में से किसी को भी अनअकैडमी में प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं SHALINI, 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं UPPCS कैटेगरी में, वहाँ पे भी काफ़ी सारे कोर्सेज बने हुए हैं मेरे द्वारा, तो आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं करना चाहें तो। अब देखते हैं चैप्टर में हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा था और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हमने जाना था आपके जो मुगल हैं वो अपने आप को किसके लीनियज बताते हैं, किसके वंशज बताते हैं। तो दो नाम सामने आता है, एक तो तैमूर और एक आता है आपका चंगेज। ठीक है, तो तैमूर और चंगेज जो दो नाम आते हैं, तो चंगेज खान के जो वंशज होते हैं वो उनके मदर के साइड से होती है और जो तैमूर जो होते हैं वो फादर के साइड से होते हैं। तो ये तैमूर से अपने आप को एसोसिएट करते हैं और वंशज बताते हैं तैमूर के, ना कि चंगेज के। क्यों नहीं बताते भाई चंगेज के? क्योंकि आपको जैसा पता होगा चंगेज की हिस्ट्री बहुत ही भयानक है, बहुत इन्होंने मारकाट फैलाया है। तो इस वजह से चंगेज से नाम मान के तैमूर से ही अपने आप को एसोसिएट करते हैं, लिंक करते हैं। फिर हमने जाना था कि मुगल जो मिलिट्री कैंपेन हुआ था इंडिया में, जब सबसे पहले बाबर आया था, तो बाबर ने ही सबसे पहले क्या किया था, आपके तोपों का इस्तेमाल किया था पानीपत की लड़ाई में, और एडवांस टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं उसका इस्तेमाल किया था लड़ाई के दौरान। फिर हमने मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन जाना था कि मुगलों के का ट्रेडिशन क्या है, कि उनके बाद जो उनके बेटे आते हैं कौन गद्दी पर बैठता है। तो हमने देखा था कि उनके यहाँ क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड का उनका हिसाब है कि जो भी प्रॉपर्टी होगी सभी भाइयों के बीच में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ना कि सबसे जो बड़ा बेटा होगा वो गद्दी पर बैठेगा, सुल्तान बनेगा। तो इसी वजह से ही इनके आपस के बीच में, भाइयों के बीच में लड़ाई भी होती रहती थी। इसके बारे में देख लिया था। फिर जाना था कि मुगल के रिलेशन दूसरे रूलर्स के साथ कैसे थे। तो हमने जाना था कि ये दूसरे रूलर्स को जो हराते थे तो हरा के उनकी बेइज्जती नहीं करते थे, बल्कि क्या करते थे, उनको सम्मान देते थे, उनको क्या करते थे, कुछ लैंड्स वगैरह दे दिया करते थे ताकि वो वहाँ पे आराम से अपना शासन करें। और जो पैसे जो वहाँ से वो इकट्ठा करेंगे उसमें से कुछ अमाउंट वो लोग फिक्स कर देते थे, जो उन लोग को ट्रेजरी राजकोष में जमा करवाना पड़ता था। तो ये मुगलों की अपनी टेंडेंसी थी, इतना फंडा था, जिसकी वजह से मुगल एम्पायर जो है वो चारों दिशाओं में फैला था। स्पेशली अकबर के टाइम में सबसे ज़्यादा विकास हुआ था, क्योंकि अकबर की जो पॉलिसी थी काफ़ी ज़्यादा क्या थी, आप बोलोगे कि ना सबको साथ लेके चलने वाली थी, सबको सम्मान करते थे अकबर। लेकिन औरंगजेब तक आते आते चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ गई थी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने राजपूतों के अंदर हस्तक्षेप करना भी शुरू कर दिया था, उनके निजी मामलों में भी। और उसके बाद इन्होंने शिवाजी का भी बहुत ज़्यादा विरोध किया था, उनको भी बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया था। तो इनके आते आते तक चीज़ें थोड़ी ख़राब हो गई थी, लेकिन अकबर के टाइम में बहुत अच्छी चली थी, जिसके बारे में जाना था। और आज हम अकबर की पॉलिसी के बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से जानेंगे। देखिए अकबर की पॉलिसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में काफ़ी ज़्यादा ब्रीफली अकबर की पॉलिसी के बारे में डिफाइन किया गया है। अब मनसबदार जागीरदार के बारे में भी हमने देख लिया था, जब्त और जमींदार के बीच के डिफरेंस को भी जान लिया था। देखिए ये दोनों टॉपिक काफ़ी ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इससे आपके क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछ लेता है कि कौन होते हैं जागीरदार, एक स्टेटमेंट दे देगा, जमींदार मनसबदार के बीच में डिफरेंस लिखे रहे होंगे, एक दो शब्द का अलग अलग होगा, उससे आपको समझना पड़ेगा कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। पीएससी में आपको डायरेक्ट पूछ लेगा,
क्या चीज़ें हैं। तो इस तरह से वन आपको आप और किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी इससे रिलेटेड सवाल आ जाते हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए कुल मिला के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं मुगल एम्पायर के बाद 16वीं सेंचुरी में मुगल एम्पायर की क्या थी, वो लोग कैसे शासन कर रहे थे, क्या उनका राजपाट चल रहा था, और उसके बाद क्या हुआ, इसके बारे में भी हम यहाँ पे जानेंगे। लेटर मुगलों के टाइम में क्या होने लग गया था, मुगल एम्पायर का क्या विकास हुआ भी या नहीं हुआ, इन सब के बारे में हम आज देख लेंगे। तो आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप पुराने वाले चैप्टर जरूर देख लेना, पुराने वाले लेक्चर्स जरूर देख लेना, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना ताकि आपको चीज़ों को समझ आएगा और भी आसान से। चलिए एक बार हम फिर से क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं पूरा का पूरा आपका टाइमलाइन, क्योंकि टाइमलाइन डिस्कस इसलिए मैं बार बार हर लेक्चर में करती हूँ क्योंकि ताकि आपको टाइमलाइन का थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, सुनते सुनते ही कुछ चीज़ें आपको याद भी हो जाएगी ताकि आपको आगे पढ़ने में आसानी होगी। देखिए सबसे पहले जब हमने बात किया था मिडिवल हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से होती है, तो 650 से 1206 स्टार्टिंग में चलता है, वो राजपूतों का शासनकाल होता है। इसी के बीच में मैंने आपको बताया था कि आपका तीन लोगों के बीच में लड़ाई हो रही थी, तीन आपके आप बोल सकते हो राज्य के बीच में लड़ाई हो रही थी। तो आपके क्या पाल थे, प्रतिहार थे और आपके राष्ट्रकूट थे। तो इन तीनों के ट्रीपार्टेट भी हमने पढ़ा था इसके बारे में 6th क्लास की जब एनसीईआरटी पढ़ रहे थे हम, तो आपको याद होगा लास्ट चैप्टर में शायद हमने देखा था इसके बारे में। फिर जो नेक्स्ट जो आते हैं वो आपके मुस्लिम का इन्वेजन होता है इंडिया में। मुस्लिम का जो इन्वेजन होता है सबसे पहला कौन आता है, तो कासिम आते हैं सबसे पहले आपके कासिम आएंगे, वो 712 AD में आएंगे। उसके बाद आपके तुर्क का इन्वेजन होगा। जब तुर्क का इन्वेजन होगा तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आपके गजनवी आएंगे। ये बदतमीज इंसान 17 बार भारत पे आक्रमण करेंगे। कब से कब तक करते रहेंगे, तो 998 से 1030 तक करते रहेंगे। सोमनाथ टेम्पल को 1025 में सोमनाथ टेम्पल को भी लूटेंगे। फिर 26 में सोमनाथ टेम्पल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर आपके नेक्स्ट तुर्क का इन्वेजन होगा, वो आपके गौरी आएंगे, महमूद गौरी। तो महमूद गौरी जब आएंगे तो ये कब से कब तक करेंगे, तो 1175 से 1206। और इनके बाद ही जो इनका स्लेव जो होगा वो क्या करेगा, वो स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत करेगा, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करेगा बेसिकली। तो स्लेव डायनेस्टी कब से कब तक चलेगी, तो 1206 से आपके चलेगी 90 तक। उसके बाद आपकी खिलजी डायनेस्टी आ जाएगी। तो खिलजी की जब बात करेंगे तो ये आपकी चलेगी 1290 से 1320 तक। और उसके बाद फिर आपका क्या होगा, तुगलक डायनेस्टी आ जाएगी। और पहली बार जो इन्वेजन होगा आपके इंडिया पे वो आपके वही स्लेव डायनेस्टी के टाइम में इल्तुतमिश रहेंगे और सभी रूलर्स रहेंगे। तो स्लेव डायनेस्टी के टाइम में सबसे पहले चंगेज खान क्या करेगा, भारत पे आक्रमण करेगा। फिर खिलजी के दौरान फिर आक्रमण होगा, मंगोल का आक्रमण। फिर तुगलक तो आपके आएंगे, तुगलक 1320 तक चलेगा, वो 1414 AD तक। उसके बाद फिर तुगलक के बाद आपके सैयद डायनेस्टी जब आएगी, तो ये चलेगी 1414 से आपका 50 AD तक। उसके बाद सैयद के बाद आपकी लोधी डायनेस्टी आएगी और यहीं से क्या होगा, दिल्ली सल्तनत हो जाएगा, इधर से खत्म। और इधर से आपका शुरू हो जाएगा मुगल डायनेस्टी। लोधी जो होगा वो आपका, लोधी का जो आपका गवर्नर होगा दौलत खान, वो बुलाएंगे बाबर को कि आओ भाई इब्राहिम लोधी का पत्ता साफ करो। तो अब क्या होगा कि पहली पानीपत की लड़ाई होगी 21 अप्रैल 1526 में लड़ाई होगी, बाबर जीत जाएगा और मुगल डायनेस्टी शुरू हो जाएगी। तो मुगल डायनेस्टी में थोड़ा सा ब्रेकेज आया है। तो सबसे पहले मुगल डायनेस्टी जब आती है वो 1526 से 40 के बीच में शासन करती है। फिर 40 के बाद फिर 15 सालों का गैप आएगा। फिर 1555 से फिर आपका ये 1857 तक क्या करेगी, राज करेगी। और उसके बाद 57 के बाद आपके क्या होगा, मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाएगा और वहां से फिर आपका यूरोपियन का शासन शुरू हो जाएगा। तो बाबर जो आएंगे तो बाबर जो गद्दी पर बैठेंगे वो बैठेंगे आपके 1526 से 30 तक, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था हुमायूं आए थे। हुमायूं जब बैठते हैं आपके गद्दी पे तो 1530 से 40 तक बैठते हैं। और फिर इस पे अफगान जो रूलर होते हैं सुर एम्पायर का स्टैब्लिशमेंट करते हैं, इनको हरा के, शेरशाह सूरी जो होती है वो हरा देते हैं इनको। तो 1540 से 55 तक चलेगा आपका सुर एम्पायर। और उसके बाद दोबारा से मुगल डायनेस्टी क्या होगी, आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, फिर से लड़ाई होती है जब आपके हुमायूं के बेटे अकबर आते हैं। तो अकबर के साइड से लड़ते हैं बैरम खान और आपके सुर डायनेस्टी के साइड से लगते हैं, सुर डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे आपके मोहम्मद आदिल शाह। तो उनके तरफ से कौन लड़ता है, हेमचंद्र विक्रमादित्य लड़ते हैं, जिनको हेमू भी कहते हैं।
तो इसी को बोला गया सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। तो बताएंगे कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, ये आपके लिए एक सवाल है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था। और नेक्स्ट फिर अकबर के बाद जो आते हैं वो आते हैं आपके जहांगीर, और जो जहांगीर आते हैं वो शासन करते हैं आपके 1605 से 27 तक, और अकबर का शासन चलेगा आपका 1526 से 1556 से 1556 से आपका चलेगा 1605 तक। और नेक्स्ट फिर जहांगीर के बाद, जहांगीर का शासनकाल इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें कौन कौन आते हैं, विलियम हॉकिंस आते हैं पहले, और दूसरे आते हैं थॉमस राव। तो आपको ये दो नाम याद रखना है। और उसके बाद जो आते हैं वो आते हैं शाहजहां। फिर शाहजहां आते हैं, शाहजहां के टाइम में आपके बहुत सारा चीज़ों का डेवलपमेंट होता है, इसके बारे में जाना था। ताजमहल बनाते हैं ये, तो 1628 से 58 के बीच में आते हैं। रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, ये सब इनके द्वारा बनाया गया है। फिर इनके बाद शाहजहां के बाद आपके आ जाते हैं, फिर आपके आती है औरंगजेब, और औरंगजेब के बाद जब जितने भी रूलर आएंगे वो क्या होंगे, वो आपके वो लेटर मुगल एम्पायर कहलाएंगे। तो ये औरंगजेब जो रहते हैं वो कब तक बैठेंगे, तो 1658 से 1707 तक। तो ये मुगल डायनेस्टी पूरा चलेगा, उसके बाद लेटर मुगल एम्पायर शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने काफ़ी सारी चीज़ें अभी तक हमने डिस्कस कर ली है, और हम डिस्कस करने वाले हैं आगे भी बहुत काफ़ी सारी चीज़ें। तो इसके बारे में देखिए हमने जान लिया था लिनेज के बारे में कि अकबर तैमूर की जो मृत्यु कब होती है, और किस तरह से लोग अपने आप को तैमूर से एसोसिएट करने के लिए मुगल एम्पायर के हर एक सुल्तान वो किस तरह से अपने आप को क्या करते हैं, मुगल ये तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाते हैं। फिर हमने मुगल मिलिट्री कैंपेन के बारे में जाना था। तो ये सब आप ज़रूर देख लेना, इससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ से काबुल से आया था आपका फरगना, एक जगह है तो पंजाब में, यहाँ पे रोका गया था पानीपत में। तो पानीपत में फिर पहली पानीपत की लड़ाई होती है, दूसरा फिर से अकबर के साथ होती है पानीपत की लड़ाई आपकी। तो लड़ाई जो होती है वो आपके 2 नवंबर को होगा लड़ाई आपका। तो उस समय लड़ाई होती है, सॉरी 2 नहीं है, 5 नवंबर है 1556। तो इसमें लड़ाई होती है आपकी अकबर की। तो इसके बारे में हमने देख लिया था, चलो मैंने आंसर बता दिया आपको। तो ये क्वेश्चन पूछा था आपसे, 5 नवंबर 1556 में लड़ाई होती है। तो ये पूरा जगह चलता है। फिर अकबर के शासनकाल में देखो आप, गुजरात को भी हथिया लिया जाता है, फिर आपको बंगाल को भी हथिया लिया जाता है, तो पटना हो गया, तो दक्कन तक इन्होंने कोशिश किया था लेकिन हो नहीं पाया था, तो इनका सिमट के रह गया था इतने दूर तक इनका एरिया। फिर इसके बारे में देखा था प्रोमिजेनिचर ये लोग करते हैं कि ना जो बड़ा बेटा होगा वो उस गद्दी को नहीं शासन करेगा। तैमूर द्वारा कस्टम ये लोग फॉलो करते हैं, जिसपे क्या होता है, सबके बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर का। नेक्स्ट हमने मुगल रिलेशन के देखे थे अगदर रूलर्स के साथ, और सारी चीज़ें हमने जानी थी। मनसबदार बहुत अच्छे से देखा था, तो आप देख लेंगे मनसबदार के बारे में। जब जमींदार भी हम लोग देख चुके थे, तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके थे। फिर एक सवाल ये भी था कि आपकी जो दिल्ली वाला जो एरिया था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो मनसबदार था और सारी चीज़ें थी काफ़ी अच्छी चल रही थी। तो लेकिन जो यहाँ पे जो एरिया था, गुजरात और बंगाल वाला जो एरिया था, गुजरात और बंगाल, ये दूर दराज वाले एरिया में जमींदारी सिस्टम और मनसबदारी ये लोग ठीक से नहीं कर पा रहे थे। देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था, हाँ, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि देखिए दिस वाज नॉट पॉसिबल इन द प्रोविंस सच एज गुजरात एंड बंगाल। गुजरात एंड बंगाल में पॉसिबल नहीं था कि सभी चीज़ों का लेखा जोखा तैयार किया जा सके। 10 साल का जो हम रेवेन्यू सिस्टम कैलकुलेट कर रहे थे, टोडरमल के द्वारा किया गया था, अकबर ने करवाया था, और ये आपके दहसला सिस्टम भी कहलाता था। बिल्कुल गुजरात और बंगाल साइड में नहीं कर पाए, क्योंकि ये इतना दूर दराज एरियाज़ को काफ़ी ज़्यादा ये काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करना मुश्किल होता है। यहाँ पे क्या होता है, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है, क्योंकि दिल्ली से देखिए दूर जा रहा है, लेकिन आसपास वाले एरिया में ये लोग काफ़ी अच्छे से चीज़ों को कैलकुलेट कर पा रहे थे। देखिए आज हम जानेंगे उनके अकबर का जितना भी प्रशासन का जो तरीका था वो क्या था, तो क्यों अकबर को इतना महान बोला गया है, इसके बारे में आपको आज पता चलेगा कि इनकी जो पॉलिसीज़ थी वो कितनी ज़बरदस्त पॉलिसी थी। इसके बारे में आज हम देखेंगे पढ़ने के बाद। देखिए अकबर जो थे, अकबर के जो क्लोज फ्रेंड थे उनका नाम था अबुल फजल। अबुल फजल ने क्या किया, हिस्ट्री लिखी। अबुल फजल को बेसिकली इन्होंने बुलाया अकबर ने अपने पास, और उन्होंने बोला भाई तुम मेरे बारे में सारी बातें लिख डालो, जो भी मैंने चीज़ें अपने एराइन में किया है, अपने एरा में किया है, अपने शासनकाल के दौरान किया है, वो सब कुछ तुम लिख डालो, ताकि मेरे आने वाले लोगों को मेरे बारे में भी भाई पता चल सके कि मैंने क्या क्या चीज़ें की है। तो अबुल फजल ने क्या किया, अबुल फजल इनके मित्र थे, बहुत ही क्लोज मित्र थे। तो ये आए, इन्होंने 3 वॉल्यूम क्या किया, हिस्ट्री की बुक लिखी, 3 किताबें लिखी, हिस्ट्री के बुक है जो अकबर के राइन के बारे में बताती है। तो ये बहुत अच्छा सोर्स है, जो 3 वॉल्यूम जो है हिस्ट्री का, जो अकबर के शासनकाल के बारे में बताता है। और इसका नाम क्या दिया, इसका नाम दे दिया इन्होंने अकबरनामा।
तो अकबरनामा इन्होंने नाम दिया। जो फर्स्ट वॉल्यूम था वो डील कर किस चीज से करता है, अकबर के एंसेस्टर से, मतलब अकबर के पूर्वज कैसे थे, कौन था, इसके बारे में बताता है फर्स्ट। जब हम दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा डील करता है कि क्या क्या इवेंट्स हुए, जितने भी इवेंट्स हुए अकबर के टाइम पे वो सारे चीज़ों को रिकॉर्ड किया गया है सेकेंड वॉल्यूम में। जब हम थर्ड वॉल्यूम की बात करेंगे जिसको बोला गया आईने अकबरी, ठीक है, क्या बोला गया है इस वॉल्यूम को, आईने अकबरी बोला गया है इस वॉल्यूम को। और ये क्या करता है, ये बताता है कि अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन, अकबर का प्रशासन, हाउस होल्ड, उसकी आर्मी, उसके रेवेन्यू, उसके ज्योग्राफी, उसका एम्पायर कहाँ तक फैला हुआ था, वो सब कुछ बताता है आईने अकबरी। तो आईने अकबरी सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है अकबर के बारे में, अकबर के प्रशासन प्रणाली के बारे में जानने का। ये रिच डिटेल भी देता है कि क्या ट्रेडिशन, क्या कल्चर फॉलो किया जाता था उस समय इंडियंस के द्वारा, जो भी रहा करते थे इंडिया में। फिर सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है इसमें कि आईने अकबरी के में सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रशासन की व्यवस्था को ही नहीं बताया गया, बल्कि स्टैटिस्टिकल डिटेल भी दिया गया, नंबर्स में भी चीज़ों को बताया गया है कि क्रॉप्स के में क्या था, कितना क्रॉप्स उपजाऊ होता था, कितना ईल्ड्स होता था, उत्पादन कितना होता था, क्या प्राइसेस होते थे, वेजेस क्या तय किए जाते थे, रेवेन्यू कितना कलेक्ट किया जाता था। तो हर चीज़ें बहुत ही बोल सकते हैं आप खोल कर रख दी गई है सामने, बिल्कुल बोलते हैं ना ये खुली हुई किताब। तो ये खुली हुई किताब है जिसमें हर कुछ अकबर के बारे में इन्होंने दर्ज कराने का कोशिश किया है, दर्ज करने की कोशिश की है। तो देखिए ये दिखाया गया अकबरनामा जो है अबुल फजल के द्वारा अकबर को दिया गया, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे अकबर की पॉलिसीज के बारे में। तो यहाँ जो अकबरनामा जो हमने बात किया आईने अकबरी, जो थर्ड वॉल्यूम है आपकी बुक का, तो ये बुक बहुत अच्छे से अकबर की पॉलिसीज के बारे में हमें बताता है। देखिए, द ब्रॉड फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वेर लेट डाउन बाय अकबर एंड वेर इलॉबरेटली डिस्कस्ड बाय अबुल फजल इन हिज बुक। बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है अबुल फजल के द्वारा उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और सबसे ज़्यादा उनके लास्ट वॉल्यूम में पर्टिकुलरली दिखा गया आईने अकबरी में, बहुत विस्तार से सारी चीज़ों को लिखा गया। अब अबुल फजल क्या एक्सप्लेन करते हैं कि जितना भी उनका एम्पायर था, जहाँ पर भी वो शासन करते थे, उसको उन्होंने क्या किया, प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया। मतलब मान लो इतना बड़ा एम्पायर है तो इसको डिवाइड कर दिया गया, डिवाइड करके इसको क्या बोला गया, प्रोविंसेस बोला गया। और प्रोविंसेस को ही सूबा भी बोला जाता था, समझ लो आप, मतलब जैसे स्टेट बोलेंगे आप या फिर सूबा बोलेंगे, या फिर इसको सूबास बोला जाएगा, या फिर इसको ये पर्टिकुलर एक सूबा हो जाएगा, ये प्रोविंस हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या, वो गवर्न किसके द्वारा किया जाता था, तो सूबा का हेड सूबेदार बनाया गया, जो कौन कौन काम करते थे, तो पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शन दोनों ही परफॉर्म करते थे। वो क्या करेंगे, प्रशासनिक काम भी देखेंगे और सैन्य काम भी देखेंगे, राजनीतिक काम भी देखेंगे और सैन्य काम भी उनके द्वारा देखा जाएगा। हर एक प्रोविंस में एक फाइनेंस ऑफिशियल को क्या किया गया, अपॉइंट किया गया, जिसको दीवान बोला जाता है। देखिए क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि दीवान किसे कहते हैं, या फाइनेंशियल ऑफिसर को क्या नाम, दूसरा नाम क्या दिया गया है, तो आपको याद रखना है दीवान बोला गया है। तभी जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं किसी टाइम पे, हिस्ट्री में भी आगे पढ़ेंगे, तो दीवानी राइट्स बोलते हैं। तो दीवानी राइट्स क्या, पैसे से संबंधित है, आपको इस बात को समझना है। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस, देखिए शांति बनाए रखने के लिए, सारे ऑर्डर्स को बनाए रखने के लिए प्रोविंसेस में, आपके क्षेत्र में सूबेदार को सपोर्ट करने के लिए कुछ अदर ऑफिसर्स भी क्या किए गए, अपॉइंट किए गए। पहला बोला गया मिलिट्री पे मास्टर बख्शी, ठीक है, तो एक बख्शी एक अपॉइंटमेंट किया गया जिसको मिलिट्री पे मास्टर बोला गया। दूसरा बोला गया द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस चीज़ों को भी ध्यान रखने के लिए, चैरिटेबल पैट्रोनज का ध्यान रखने के लिए, इन सब के लिए भी एक मेंबर को नियुक्त किया गया जिसको बोला गया सद्र, ठीक है। फिर मिलिट्री कमांडर को नियुक्त किया गया जिसको बोला गया फौजदार, और टाउन पुलिस कमांडर को भी नियुक्त किया गया जिसको बोला गया कोतवाल। देखिए अभी भी हम कोतवाली वर्ड यूज करते हैं जब हम बोलते हैं, जब अपने नियरेस्ट थाने की बात करते हैं तो बोलते हैं ना कोतवाली थाना, तो वहाँ पे कोतवाल बोला गया। तो इनको कोतवाल क्या हो गया, पुलिस कमांडर हो गए, मिलिट्री क्या हो गया, फौजदार हो गया, और चैरिटेबल पैट्रोनेज और रिलीजियस के बारे में कौन ध्यान रखता है, तो सदर या ध्यान रखते हैं, ये ध्यान रखना है। और मिलिट्री पे मास्टर बख्शी, देखिए बख्शी की टाइटल किसी ने बनाया था, अब बताएंगे कि बख्शी का टाइटल किसने बनाया था, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे अभी आने वाले क्लासेस में। चलिए आप थोड़ा सा आप कीजिए काम कि मीर बख्शी जो टाइटल था वो किसने क्रिएट किया था, आपको बताना है। देखिए यूपीएससी में आया हुआ सवाल है, पूछ चुका है यूपीएससी में। फिर नेक्स्ट देखेंगे, देखिए नूरजहां का इन्फ्लुएंस जो है आपका जहांगीर कोर्ट में बहुत ज़्यादा नजर आता है। तो जब हम जहांगीर कोर्ट की बात करेंगे तो जो मेहरुनिशा जो थे, मेहरुनिशा जो थी वो मैरिड द एम्पायर, किससे शादी किया, जहांगीर से शादी किया। तो जहांगीर से शादी करने के बाद तो उसने एक टाइटल रिसीव किया, उसका नाम क्या था, उसका नूरजहां नाम था।
1611 में उसने टाइटल रिसीव किया। ये इनकी शादी हुई 1611 में और उसको टाइटल मिला नूर जहां का। तो जहांगीर कौन थे? तो अकबर के बेटे थे और ये एक्सट्रीमली लॉयल और सपोर्टिव टू द मोनार्क, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा लॉयल थी और सपोर्टिव भी थी, जो भी लोग शासन कर रहे थे उनके पति के आप कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा लॉयल थी, काफ़ी सपोर्ट भी करती थी शासन करने में। एज ए मार्क ऑफ ऑनर, उनको ऑनर देने के लिए, उनको इज्जत देने के लिए जहांगीर ने क्या किया, सिल्वर कॉइन को क्या किया, उसके नाम से क्या क्या इशू किया। पहले एक साइड पे उसका नाम होता था जहांगीर का और दूसरे साइड पे उनकी वाइफ का नाम होता था आपका मेहरुनिसा, या फिर आप बोलेंगे नूर जहां, जो उनको टाइटल मिला था उसका। तो सिल्वर कॉइन था। ऑन द अदर साइड इंस्क्रिप्शन स्ट्रक इन द नेम ऑफ क्वीन बेगम और नूर जहां, तो क्वीन बेगम भी इनको बोला जाता था। हाँ ठीक है। और उसके बाद क्या, एडजॉइनिंग डॉक्यूमेंट इज एन ऑर्डर ऑफ नूर जहां, और जो भी डॉक्यूमेंट्स पास होता था वो क्या बोलते नूर जहां के नाम से भी होता था, फरमान वगैरह जो वो लोग भेजते थे। तो एडजॉइनिंग डॉक्यूमेंट्स भी काफ़ी सारे उनके नाम से भी इशू कराए गए हैं। एडजॉइनिंग नेम मतलब हो गया कि शाहजहां का भी नाम होता था आपके, और साथ जहांगीर का भी नाम होता था और नूर जहां का भी नाम होता था। तो जो स्क्वायर सील आप देख सकते हैं, कमांड ऑफ अ मोस्ट सबलाइम एंड एलिवेटेड मेजेस्टी नूर जहां पदशाह बेगम, इसको पदशाह बेगम भी कहा गया है। तो राउंड सील स्टेट्स बाय द सन ऑफ शाहजहां सी बिकम एज ब्रिलियंट एज द मून, मे नूर जहां पदशाह बी द लेडी ऑफ द एज, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपका नूर जहां हो गया, नूर जहां का फरमान है, ये देखिए एक साइड अकबर के द्वारा साइन किया गया है, दूसरे तरफ नूर जहां के द्वारा साइन किया गया है। ये आपका रॉयल सील टाइप हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या किया जाता था, इशू किया जाता था। तो ये सब चीज़ ये दर्शाता है कि नूर जहां का भी कितना ज़्यादा पॉलिटिकली कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंस था जहांगीर के कोर्ट में। देखिए 2 वर्ड के बारे में पहले जान लेते हैं, हम इसके बारे में अभी आगे चर्चा करेंगे। तो अभी हम अकबर की पॉलिसी ही बेसिकली डिस्कस करेंगे। बीच में नूर जहां के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी, जो जहांगीर की वाइफ थी, तो उनका पॉलिटिकल रेलेवेंस कितना था ये चीज़ें हम देख रहे थे। अब देखिए डोगमा और बाइगॉट के बारे में समझते हैं। देखिए डोगमा क्या होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको कि जो भी चीज़ें लिखी हुई है वो ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा, मतलब जो भी इसको लिखते हैं उनके द्वारा, कि इसको बिना कुछ सवाल जवाब किए लोगों के द्वारा क्या किया जाए, एक्सेप्ट कर लिया जाए। देखिए लिखा हुआ है द स्टेटमेंट और इंटरप्रिटेशन डिक्लेयर्ड एज अथॉरिटेटिव विद द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड बी फॉलोड विदाउट क्वेश्चन। ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि इसको विदाउट कोई क्वेश्चन के फॉलो कर लिया जाए। देखिए जब अगर ऐसा है कि क्वेश्चन लगाने से अगर मना कर रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। दाल में कुछ काला होगा तभी आप क्वेश्चन ना पूछने के लिए बोलोगे, है ना। तो कुछ ना कुछ दाल में काला होगा, तो साफ साफ समझ में आ रहा है डोगमा ऐसा बिलीफ हो गया जो कि सही कहीं ना कहीं सही नहीं है, लेकिन लोग जो इसको लिखते हैं वो चाहते हैं कि ये लोग उसको अपना लें, इस वजह से उस पर एक लागू किया जाता है इस तरीके से इसको कि लोग उस पर क्वेश्चन ना उठाएं। फिर बाइगॉट क्या होते हैं, ये बेसिकली ऐसे लोग होते हैं, बेसिकली हिंदी में इसको बोलेंगे कट्टर, ठीक है। तो ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, अपनाना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि हम ही सबसे ऊपर है, हमारा ही रिलीजन सबसे ऊपर है, बाकी जो भी रिलीजन उनके बाद आ रहा है, जो भी दूसरे रिलीजन है वो सब उनके नीचे हैं। इनटॉलरेंट ऑफ अनदर पर्सन रिलीजियस बिलीफ और कल्चर, मतलब क्या है, वो इनटॉलरेंट है, मतलब दूसरे के कल्चर और बिलीफ के बारे में वो बिल्कुल भी क्या करें, बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहे हैं उस चीज़ पे। तो इस चीज़ को समझना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अकबर जो है, अकबर नॉबल्स कमांडेड लार्ज आर्मी एंड हैड एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। अकबर की जो आर्मी थी वो काफ़ी ज़्यादा अकबर के जो नॉबल्स थे उनके जो वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज आर्मीज को कमांड करते थे और उनके पास काफ़ी सारा रेवेन्यू का सोर्स भी था। लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू भी वो क्या करते थे, कलेक्ट भी करते थे। जबकि वो लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू तक कलेक्ट करते थे, लेकिन क्या थे, वो लॉयल थे, वो ईमानदार थे एम्पायर के प्रति, एम्पायर के प्रति, और बहुत ही अच्छे तरीके से एफिशिएंटली काम करते थे। लेकिन जब हम एंड ऑफ द 17th सेंचुरी की बात करेंगे, जब 17th सेंचुरी आपका खत्म होने के पे आ गया था, तो जो नॉबल्स थे, ये लोग जो बहुत ही लॉयल थे एम्पायर के प्रति, वो क्या हुए, वो अपने आप को ग्रेजुअली क्या करने लगे, इंडिपेंडेंट नेटवर्क अपना बनाने लग गए और अपने आप को इंडिपेंडेंट भी कई सारे लोगों ने घोषित कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो लॉयल्टीज टू द एम्पायर वे वीकेंड, और जब भी बाय देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, अब क्या हुआ, ये इस तरह से लॉयल्टीज जो था एम्पायर का वो क्या वीकेंड हो गया, उनके अपने सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से। समझ रहे हो, नॉबल के पास काफ़ी सारे अधिकार जो मिले हुए थे कि आर्मीज को वो कंट्रोल करेंगे, कमांड करेंगे, रेवेन्यू को कलेक्ट करेंगे, तो
वो लोग तो काफ़ी ज़्यादा लॉयल थे, ईमानदार थे और बहुत ही अच्छे से काम कर रहे थे। लेकिन 17वीं सेंचुरी के आते आते ये नॉबल्स ने अपने खुद के नेटवर्क बनाने शुरू कर दिए। और ये क्या, इस तरह जब उन्होंने खुद के नेटवर्क बनाने शुरू कर दिए, खुद का अपना राजपाट चलाना शुरू कर दिया, तो लॉयल्टीज क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। और एक खुद के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ऐसा वो एम्पायर के सामने धोखाधड़ी कर रहे थे। तो अकबर वॉज एट फतेहपुर सीकरी ड्यूरिंग द 1570। अब जब फतेहपुर सीकरी पे था अकबर, तो क्या हुआ, उसने डिस्कशन शुरू किया रिलीजन से, रिलीजन के बारे में। किसके साथ, तो उलेमा, ये डिफरेंट रिलीजन के जो लोग थे उनके साथ डिस्कशन शुरू हुआ इनका। उलेमा हो गए, ब्राह्मण हो गए, जूस प्रिस्ट हो गए, या रोमन कैथोलिक्स हो गए, या जुरास्ट्रियंस हो गए। तो इन सब के साथ ये बात विचार करके क्या करना चाहते थे, एक ऐसा रिलीजन शुरू करना चाहते थे जो सभी के लिए एक्सेप्टेबल हो। तो क्या किया इन्होंने, एक इबादत खाना बनाया। इबादत खाना एक ऐसा जगह था, ये खाना वो खाने वाला जगह नहीं है जहाँ पे लोग बैठ के खाते हैं। बेसिकली इबादत खाना यहाँ पे हो गया कि रिलीजियस चीज़ों को खा के चबाने वाली चीज़ें हो गई, समझ रहे हो आप। तो रिलीजियस चीज़ों के आपस में क्या करना, रिलीजियस बातों को आपस में विचार विमर्श करने के लिए, उनसे बातों को कलेक्ट करने के लिए आपस में काफ़ी सारे लोग मिले जुले, अपने रिलीजन के जो अच्छी बातें हैं उसको एक्सचेंज करें, इसके लिए बनाया गया था इबादत खाना। जो अकबर का इंटरेस्ट था वो सारे ही रिलीजन में था। ही वॉज इंटरेस्टेड इन द रिलीजन एंड सोशल कस्टम ऑफ डिफरेंट पीपल। ठीक है, क्या सोशल कस्टम्स हैं, क्या कस्टम्स वगैरह फॉलो किया जाता है, उन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। अकबर की बात करेंगे तो अकबर का जो इंट्रैक्शन था विद पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ, जब उन्होंने इंटरेक्ट किया अब ये इबादत खाना में बैठ के, और जब ऐसे भी जब लोगों से इंटरेक्शन हुआ इनका जो डिफरेंट रिलीजन के थे, तो उन्हें ऐसा रियलाइज़ हुआ ये रिलीजियस जो स्कॉलर हैं वो अपने ही रिचुअल को सबसे ज़्यादा ऊपर दिखाना चाहते हैं। उनके माइंड में ऐसी मेंटालिटी है कि वो अपने ही रिलीजन को सबसे ऊपर दिखाएंगे, बाकी सारा रिलीजन उनको ऐसा लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है या काम का नहीं है। अब कुछ लोग तो कट्टर भी थे, उन्होंने रियलाइज़ किया। तो क्या यहाँ पे देखिए वर्ड यूज़ किया गया डोगमा, जिसके बारे में अभी हमने बात किया था। तो डोगमा और बाइगोट दोनों ही वर्ड टर्म का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो ये स्कॉलर्स दो थे, क्या थे, डोगमा थे और बाइगोट थे। अपने रिलीजन को लेकर ऐसा रियलाइज़ किया अकबर ने जब इनसे इंटरेक्ट किया। तो आप देख सकते हैं ये इबादत खाना बना हुआ है, अकबर डिस्कस कर रहे हैं बहुत सारे इंडिविजुअल्स के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ बैठ के, जो डिफरेंट फेथ से रिलेटेड है, डिफरेंट रिलीजन से रिलेटेड है, डिफरेंट कास्ट से रिलेटेड है। अब देखिए जो इनकी जो टीचिंग है, उनको ऐसा लगा अगर मैं इनको टीचिंग करने दूंगा सोसाइटी में डिवीजन हो जाएगा, सोसाइटी मेरा क्या होगा, बट जाएगा डिफरेंट भागों में। एक सोसाइटी में क्या होगा, एक डिसहार्मोनी क्रिएट हो जाएगा, हर कोई अपने रिलीजन को ही ऊपर दिखाना शुरू कर देगा और चीज़ों के बीच में तालमेल बैठाना मेरे लिए बहुत गड़बड़ हो जाएगा। अब इनको समझ में आया भाई अब तो ऐसा नहीं हो सकता, इबादत खाना तो बना दिया, इनसे डिस्कस भी कर लिया, लेकिन डिस्कशन के दौरान में बहुत सारी चीज़ों का पता चल गया कि इनको हम सोसाइटी में अराजकता फैलाने के लिए नहीं भेज सकते। इनको समझ में आ गया अब ये बात, अब ये करेंगे क्या। तो इन्होंने सोचा कि भाई अब क्या करना है। इनको एक आइडिया आया कि हम क्या करेंगे, सुलह कुल की स्थापना करेंगे, यूनिवर्सल पीस मतलब सभी जगह शांति हो, इसकी स्थापना करेंगे। सुलह कुल का मतलब हो गया शांति। देखिए जैसे बोलते हैं ना आपस में सुलह कर लो, अगर लड़ाई होती है तो कई बार आपको घर में सुनने को मिला होगा, घर वालों ने, पापा मम्मी ने बोला होगा, छोटे छोटे भाई बहनों से लड़ाई हो जाती है तो सुलह कर लो आपस में, ऐसे लड़ो झगड़ो मत, तुम लोग भाई बहन हो। तो इसी तरह से इनके मन में भी आया क्या हम करना है, हमें सुलह कराना है, सुलह कुल यूनिवर्सल पीस की स्थापना करना है, ताकि जो आइडिया ऑफ टॉलरेंस जो है वो स्थापित हो सके, सभी धर्मों के प्रति लोगों के मन में टॉलरेंस हो, वो ये ना सोचे कि उनका जो रिलीजन है वो सबसे ऊपर है, बाकी सारा रिलीजन किसी काम का नहीं है। और रिलीजन के बीच में क्या हो, आपस रिलीजन के कारण लोगों के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन पैदा ना हो, कोई भी ज़्यादा दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो डिफरेंट रिलीजन के लोगों के बीच में। अब इंस्टीड इट फोकस्ड ऑन सिस्टम ऑफ एथिक्स, अब वो एथिक्स पे फोकस करके ऑनेस्टी जस्टिस पीस दैट वाज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। देखिए इंस्टीड इट फोकस्ड ऑन अ सिस्टम ऑफ एथिक्स, ऑनेस्टी जस्टिस पीस दैट वाज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। अब ये क्या है, ऑनेस्टी जस्टिस पीस को क्या किया उन्होंने, सोचा ये पूरे देश में एप्लीकेबल होती है और इसी के आधार पे लोगों के बीच में पीस बैठाने का, लोगों के बीच में हम शांति बैठाने का ट्राई करेंगे। तो अबुल फजल ने हेल्प किया अकबर को इस विजन ऑफ गवर्नेंस को अपनाने में, और ये सुलह कुल के चारों बगल घूम रहा था। ठीक है, अकबर फजल हेल्प अकबर इन फ्रेमिंग ए विजन ऑफ गवर्नेंस अराउंड हिज आइडिया ऑफ सुलह कुल। अब किस तरह से अब सुलह कुल तो सोच लिया,
राजा ने सुलह कुल सोच लिया, अकबर ने सुलह कुल सोच लिया, लेकिन इस सुलह कुल को फ्रेम कैसे किया जाएगा, इसकी पूरी जो बात है वो कौन हेल्प करता है, वो आपको हेल्प करता है अबुल फजल। दिस प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वाज फॉलोड बाय जहांगीर शाहजहां एज वेल। जो ये प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस है ये आपका शाहजहां और जहांगीर के द्वारा भी आगे जाके क्या किया गया, फॉलो किया गया। अब देखिए अकबर कमीशन द ट्रांसलेशन ऑफ मेनी संस्कृत वर्कर्स इनटू पर्शियन। देखिए अकबर ने क्या किया, काफ़ी चीज़ों का ट्रांसपरेशन, ये क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन कराया है, मतलब चेंज कराया है आपको। जैसे संस्कृत वर्क को उसने पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट कराया है। जैसे मकताब खाना और ट्रांसलेशन ब्यूरो वॉज ऑल्सो स्टेब्लिश्ड एट फतेहपुर सिकरी फॉर दिस पर्पज। तो मकताब खाना को भी इन्होंने क्या किया, स्टैब्लिश किया है। ट्रांसलेशन ब्यूरो को भी स्टैब्लिश किया था। मकताब खाना बोलेंगे, ट्रांसलेशन ब्यूरो बोलेंगे, दोनों ही सेम है। देखिए वन लाइनर वन डे जो एग्जाम होता है उसमें आपसे सवाल ऐसा आएगा, मकताब खाना का क्या अर्थ है, क्या मतलब है, तो आपको याद रखना है ट्रांसलेशन ब्यूरो था ये। यहाँ पे क्या होता था, चीज़ों को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता था। फॉर दिस फतेहपुर सिकरी में इसको स्टैब्लिश किया गया था। महाभारत, रामायण, लीलावती, आपका योगा वशिष्ठ, वे सम ऑफ द नोटेबल संस्कृत वर्क, ये सब क्या है, एक नोटेबल संस्कृत वर्क है डेट वे टेकन अप फॉर ट्रांसलेशन। इसको ट्रांसलेशन करने में इन्होंने कोशिश की कि इसको ट्रांसलेशन करना, और इन्होंने करवाया। तो आपको याद रखना है महाभारत हो गया, रामायण हो गया, लीलावती हो गया, आपका योगा वशिष्ठ हो गया। तो ये सब चीज़ों को संस्कृत को जो वर्क जो थे इसके संस्कृत लैंग्वेज में लिखे हुए थे, जिसको कि लैंग्वेज आपके डिफरेंट लैंग्वेज में कन्वर्ट कराया गया इनके द्वारा। तो आपके जो ये रजमन्नाम पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ क्या है, महाभारत, ये जो आपके रजनामा है, ठीक है, रजनामा जो है ये आपका पर्शियन ट्रांसलेशन है महाभारत का। इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है महाभारत के बारे में, ठीक है। तो याद रखना है आपको क्या है, महाभारत का पर्शियन ट्रांसलेशन क्या है, तो आपके रजनामा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सुलेह कुल। सुलेह कुल की बात करते हैं। जहांगीर और अकबर के जो सन थे, जहांगीर जो अकबर का सन था, उसने पूरी की पूरी डिस्क्राइब किया है अपने फादर की पॉलिसी सुलेह कुल के बारे में इस शब्दों में। देखिए, एज अ वाइड एक्सपेंस ऑफ द डिवाइन कंपैशन देयर इज अ रूम ऑफ ऑल क्लासेस एंड द फॉलोअर्स ऑफ ऑल क्रीड। So in his imperial dominion, which on all sides were limited only by the sea, there was room for the profession of opposite religion and for belief good and bad, and the road to intolerance was closed. And Sunni and Shia met in one mosque and Christian and Jews in one church to pray. He consistently followed the principle of universal peace. समझ रहे हो आप, मतलब सबके लिए, उनके बेटे ही बता रहे हैं कि अकबर ने सबके लिए ही क्या किया है, एक समान घर बनाया है जिसमें सब बैठ के आपस में बैठ के चर्चा करेंगे। जिसको मैंने बोला है इबादत खाना, आपको बताया कि इबादत खाना का स्टैब्लिश किया गया ताकि सुलेह कुल की स्थापना हो सके। देखिए सिया और सुन्नी के बारे में हमने जाना था कि मुस्लिम का जो सेक्ट है वो दो भाग में बटा हुआ है, सिया और सुन्नी। चलिए हमने इसको फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से जाना था। सिया क्या होते हैं, आपके प्रॉफिट मोहम्मद के फॉलोअर्स होते हैं। ये प्रॉफिट मोहम्मद के जो आपके टीचिंग्स होती हैं उनको फॉलो करते हैं, और आपके ये जो सुन्नी होते हैं वो खलीफा के टीचिंग को फॉलो करते हैं। जो आपके जो सबसे पहले जो लोग हुए थे, आपके अबू बकर जो फर्स्ट खलीफा थे, ये उनके बातों को फॉलो करते हैं। जो ये इस्लाम धर्म को प्रचार करते थे खलीफा, तो ये होते हैं। तो सिया और सुन्नी के बारे में हमने जाना था फर्स्ट चैप्टर में आपके। अब देखिए मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। तो मुगल एम्पायर कैसा था 17th सेंचुरी में, हम इसके बारे में जानेंगे। देखिए एट द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ मुगल एम्पायर लेड टू ग्रेट इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल प्रॉस्पेरिटी। क्या हुआ, मुगल एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक और मिलिट्री जो एफिशिएंसी होती है, इसकी वजह से क्या हुआ आपका, इसका इकोनॉमिकली इसका बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ। जब आर्थिक हिसाब से बात करेंगे, वाणिज्यिक हिसाब से बात करेंगे, तो बहुत प्रॉस्पेरस था, बहुत पैसा था। जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो इसको डिस्क्राइब कैसे करते हैं, फेबल लैंड ऑफ वेल्थ। फेबल का मतलब हो गया किस्से कहानियों में जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले जो लैंड होते हैं, ये उसके बारे में इस तरह से उतना ही पैसा यहाँ पर भी है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रैवलर डिस्क्राइब इट एज ए फेबल लैंड ऑफ वेल्थ। समझ रहे हो आप, किस्से कहानियों में जो बताया जाता है ना, हाँ इतना ज़्यादा पैसा था, तो वैसा ही पैसा था यहाँ लैंड पे भी।
बट दिस सेम विजिटर विल ऑल्सो अपील एट द सेम पॉवर्टी। देखिए अपील का मतलब क्या हो गया, आश्चर्यजनक हो गया जब उन्होंने देखा कि भाई यहाँ इतनी ज्यादा समृद्धि है, लेकिन एक साइड तो बहुत ज्यादा समृद्धि है, बहुत पैसा है, ऑपुलेंस मतलब हो गया समृद्धि, बहुत पैसा है, लेकिन दूसरे ही तरफ बहुत ज्यादा पॉवर्टी भी है, बहुत ज्यादा क्या है, गरीबी भी है। ठीक है, फिर देखिए इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा बोलते हैं ना उफान मार रही थी, दिखाई दे रही थी लोगों को। जब देखिए जब शाहजहां ने जब आपका बनवाया था ताजमहल, उसी समय क्या हुआ था, फेमाइन भी आया था बहुत ज्यादा। तो वहां एक तरफ ताजमहल बन रहा है, इतना पैसा खर्चा हो रहा है, और एक तरफ इतना अकाल पड़ा हुआ है, तो दो चीजें साइमल्टेनियसली दिखाई दे रही थी हमें देश में। देखिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमें, जो 20th सेंचुरी मिले हैं शाहजहां के टाइम से, वो हमें ये इन्फॉर्म करते हैं, हमें बताते हैं कि हाईएस्ट रैंकिंग मनसबदार वहाँ कितने थे, तो 445 थे शाहजहां के टाइम में। लेकिन ये क्या हुआ, नंबर आउट ऑफ टोटल 8000 टोटल कितने थे, 445 थे। जो स्मॉल नंबर जो है, जो 5.6% जो है आपका टोटल नंबर ऑफ मनसबदार, ये रिसीव कितना करते थे, 61.5% ऑफ टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू। जितना रेवेन्यू का हमने बात किया था, एस्टिमेटेड रेवेन्यू का, तो ये टोटल 61.5% कैलकुलेट होता है। देखिए 5.6% है टोटल मनसबदार का, रेवेन्यू कितना कलेक्ट कर रहे हैं आप इसको देखिए। ठीक है, तो ये सैलरीज फॉर डेमसेल एंड देयर ट्रोपल्स। अब देखिए इसमें से ही क्या करता था, इनको सैलरी भी अपने लिए भी रखनी होती थी, ट्रोपल्स मतलब जो इनके जो अंदर जो काम कर रहे हैं उनको भी ये पैसे देने पड़ते थे। तो जो मुगल एम्पायर था और इसके जो मनसबदार थे, स्पेंड किया था उन्होंने ग्रेट डील ऑफ देयर एम्पायर अब देयर इनकम ऑन सैलरीज एंड गुड्स। मुगल एम्पायर थे, ये क्या किया, अपने जो मनसबदार थे इन पे काफ़ी ज़्यादा पैसा देते थे इनको, इनकम के तौर पे, इनको सैलरी के तौर पे, सामान के तौर पे, तो बहुत ज़्यादा पैसा मनसबदारों के द्वारा कलेक्ट किया जाता था मुगल एम्पायर में। तो एक्सपेंडिचर क्या था, जो पैसा जो उन पर खर्च किया जा रहा था वो सब बेनिफिट हो रहा था आर्टिशियन को, पीजेंट्री को, पीजेंट्री मतलब हो गया किसान, ठीक है, उनको बेनिफिट हो रहा था, जो सप्लाई कर रहे थे गुड्स और प्रोड्यूस को, इन दोनों को तो मुनाफा हो रहा था। लेकिन जो रेवेन्यू का कलेक्शन जो है, लेफ्ट वेरी लिटिल फॉर इन्वेस्टमेंट इन द हैंड ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर। देखिए लेकिन जो लोग प्रोड्यूस कर रहे थे चीज़ों को, देखिए बना करके बेच रहे थे, जो उनको तो काफ़ी फायदा हो रहा था, लेकिन जो प्राइमरी प्रोड्यूसर थे, जो पीजेंट और आर्टिशियन थे, जो खुद से चीज़ों को कर रहे थे, जो बहुत ही छोटे लेवल पे थे, उनके पास पैसे बहुत कम बचते थे, टैक्सेस बहुत ज़्यादा था। ठीक है, पुअरेस्ट जो लोग थे वो अपने खेती बाड़ी ही बहुत मुश्किल से कर रहे थे, जीवन यापन ही बड़ी मुश्किल से कर रहे थे वो, तो हार्डली उनके पास कोई पैसा हो बचता था जिससे वो अपना सप्लाईज वगैरह, अपना टूल्स वगैरह खरीद सकें, प्रोडक्टिविटी को और इंक्रीज कर सकें। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। तो वेल्दियर पीजेंट्री और आर्टिशियन ग्रुप द मर्चेंट्स एंड बैंकर प्रॉफिटेड इन दिस इकोनॉमिक वर्ल्ड। तो ये जो इकोनॉमिक वर्ल्ड था, ये जो आर्थिक जो संसार था, इसमें इनकी तो बहुत फायदा हो रहा था, जो ऑलरेडी पहले से बहुत ज़्यादा धनी थे, जो आपका किसान हो गया या आर्टिशियन हो गया या मर्चेंट हो गया या बैंकर्स हो गए, इन सबको तो फायदा हो रहा था। इनॉर्मस वेल्थ एंड रिसोर्सेज कमांडेड बाय मुगल एलाइट मेड देम एक्सट्रीमली पावरफुल। और जो मुगल एलाइट जो थे, ये ग्रुप जो थे, जो इनको इतना ज़्यादा पैसा जो मिल रहा था, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए थे लेट 17th सेंचुरी तक पहुँचते पहुँचते। जैसे ही मुगल एम्पायर की जो आपका एम्पायर था वो डिक्लाइन होना शुरू हुआ, वैसे ही जो उनके सर्वेंट्स थे वो बहुत ही पावरफुल होके इमर्ज होना शुरू कर दिए। देखिए जैसे ही, जाहिर सा बात है, जैसे ही राजा कमजोर होगा वैसे ही प्रजा क्या करेगी, ओवर पावर करना शुरू कर देगी राजा पे। तो वही यहाँ पर भी हो रहा था, जिसके पास ज़्यादा पैसा था, इनको समझ में आ गया राजा के पास अब इतना धन नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि प्रजा को कंट्रोल कर सके, तो वो क्या करेंगे, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करना शुरू कर देंगे। देखिए इसकी वजह से कई सारी नई डायनेस्टी भी सामने आई। देखिए जैसे कि हैदराबाद हो गया, अवध हो गया, सब पहले मुगलों के अंदर ही काम किया करते थे, लेकिन लेटर ऑन जैसे ही मुगल एम्पायर कमजोर हुआ, ये सब अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करना शुरू कर दिया। Although they constituted to recognize the Mughal Emperor in Delhi as their master, देखिए ये सभी अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करते थे, लेकिन खुद को मुगल एम्पायर के क्या बोलते थे, अधीन बताते थे, मास्टर बोलते थे मुगल एम्पायर को, लेकिन काम ये अपने हिसाब से करते थे अपने प्रोविंस में। बाय द 18th century the province of empire had consolidated their independent political identities। अब इन्होंने 18th century तक पहुँचते पहुँचते क्या किया, इन्होंने खुद को अपनी अलग आइडेंटिटी बतानी शुरू कर दी, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटी बतानी शुरू कर दी।
देखिए अब ये जो आपकी चैप्टर है खत्म हो चुका है। एक लास्ट में छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है एल्सवेयर का, किंग्स एंड क्वींस के बारे में वहाँ पे लिखा हुआ है। देयर आर सेवरल ग्रेट मोनार्क, देखिए बहुत सारे ग्रेट मोनार्क हो रहे थे, जिस समय हम अकबर के बारे में बात करें, मुगल एम्पायर के बारे में बात करें, तो ये सब इनके कंटेम्प्रेरी डेवलप हो रहे थे 16th सेंचुरी के टाइम में। इसमें ही ऑटोमन जो तुर्की के जो एम्पायर हैं, सुल्तान सुलेमान, ये भी इसी में शामिल होते हैं। तो 520 से 1556 के बीच में, 1520 से 66 तक ये कौन राज करता है आपका, ओटोमन तुर्की राज करती है। तो देखिए इस टाइम पे और कौन राज करे थे बताएंगे आप, 1520 से 1566 के बीच में किसका एम्पायर था, तो भाई इसी टाइम पे क्या हुआ था, आपके मुगलों का साम्राज्य होना शुरू हुआ था। तो इसी टाइम पे ये लोग भी डेवलप हो रहे थे। तो ये जो ओटोमन स्टेट था, ये अपने आप को एक्सपैंड कर रहा था, अपने को फैला रहा था, यूरोप, हंगरी, ये सबको क्या करके सीज करके अपने अंदर मिला करके। और कुछ जो आर्मी थी, आर्मी जो थे बगदाद और इराक को भी सीज कर लिया था उस टाइम पे। नॉर्थ अफ्रीका के भी कुछ पार्ट्स थे, जैसे मोरक्को हो गया, एक्लोस्ट ऑटोमन अथॉरिटी के अंदर आने लग गया था। सुलेमान ऑटोमन नेवी को भी फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर रहा था उस टाइम पे। जो डोमिनेशन था उसका ईस्टर्न मेडिटेरियन सी में, ठीक है, बॉट टू नेवी इनटू कंपटीशन, नेवी को कंपटीशन मिलने लग गया किससे, स्पेन से, मतलब दोनों के बीच मुठभेड़ होना शुरू हो गया। और अरेबियन सी में भी चैलेंज मिल रहा था पोर्तुगीज से, ठीक है, पोर्तुगीज को ये चैलेंज कर रहे थे अरेबियन सी में भी। तो ये सारी चीजें हो रहा था 16th सेंचुरी में। द मोनार्क वाज गिवन द टाइटल ऑफ अल कुरैनी, मोनार्क को टाइटल क्या मिला, अल कुरैनी, लॉ गिवन बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रेगुलेशन पास ड्यूरिंग हिज राइम, क्योंकि इनके टाइम पे काफी सारे जो रेगुलेशन था, रूल था, पास किया गया था। अब उन्होंने दे वे एम टू स्टैंडर्डाइज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीड्यूर थ्रू आउट द एक्सपेंडिंग डोमेन of the empire and specifically to protect the peasantry from forced labor and extraordinary taxes। देखिए इनका एम क्या था कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उन सबको क्या करेंगे, प्रोसीजर को एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर में ढाल देंगे, ताकि जो हम अगर अपना डोमेन जो एक्सपैंड कर रहे हैं, अपना एम्पायर को जो एक्सपैंड कर रहे हैं, साथ साथ हम अपना एम्पायर तो एक्सपेंड करें, लेकिन अपनी जो पीजेंट्री वर्क है, जो पीजेंट्स लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, जो आपके लेबर वगैरह हैं, उनको फोर्स लेबर ना कराया जाए, उनसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैक्सेस ना कलेक्ट किया जाए, इसका भी प्रोटेक्शन का ये ध्यान रख रहे थे। लेटर जब हम बात करेंगे 17th सेंचुरी की, तो पब्लिक ऑर्डर डिक्लाइन इन द ओटोमन डोमेन, द राइन ऑफ सुलेमान कुरानी के टाइम, कुनीनी के टाइम पे क्या हुआ, इस टाइम पे क्या हुआ, पब्लिक ऑर्डर क्या हुआ, आपका डिक्लाइन हो गया और वाज रिमेंबर्ड एज ए पीरियड आइडल गवर्नेंस। आइडल गवर्नेंस का वो पीरियड कहलाता है। अकबर जो अदर कंटेम्प्रेरीज थे, जबकि द रूलर ऑफ इंग्लैंड, क्वीन एलिजाबेथ, इस टाइम पे अकबर के जो अदर कंटेम्प्रेरीज क्या थे, उनके साथ और कौन कौन से रूलर काम कर रहे थे, तो आपके इंग्लैंड की रूलर थी, इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ, आपके सफाविद थे ईरान के, शाह अब्बास थे, इधर सबसे कंट्रोवर्शियल जो रूलर थे आपके कजार इवान, तो ये भी कर रहे थे, जिसको इवान द टेरिबल भी बोलते हैं। तो 1530 से आपके 84 के बीच में इनका भी राज चल रहा था। सो गाइज ये सारी चीज़ें कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट हो रहा था। तो गाइज अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जब भी हम मिलेंगे। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं आप वीडियो की नोटिफिकेशन, ताकि आपको मिल जाएगी। आप सभी बंसल ट्यूटोरियल्स का टेलीग्राम चैनल ध्यान से ज्वाइन कर लें, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए। कई बार यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं आ पाती है। और आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सब सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिल जाएगा। सो गाइस थैंक यू सो मच।